हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी के रैंडम पॉइंट्स हैं। डबल AFCPS नोट से हम पढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, बाकी आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है लीजन इन डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। इस डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम को हम पोस्टीरियर वाइट कॉलम भी कहते हैं। तो पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो होता है, पोस्टीरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। वाइट कॉलम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाइट मैटर्स हैं। तो इसमें अगर लीजन होगा या डैमेज होगा तो फिर हमारे पास क्या होता है? सेंसरी एटेक्सिया होता है। एटेक्सिया आप लोगों को पता है क्या है? लॉस ऑफ बैलेंस। बंदा अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता, ठीक से चल नहीं पाता। तो सेंसरी एटेक्सिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डार्सल कॉलम का फंक्शन क्या था? सेंसेशन को कैरी करना। कौन से सेंसेशन को? प्रोप्रियोसेप्शन को। और प्रोप्रियोसेप्शन के सेंसेशन आपको पता थे कहाँ से जा रहे थे? सेंसेशन जॉइंट्स से, टेंडन्स से और लिगामेंट्स से और मसल्स से। तो मसल, जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट्स से जो सेंसेशन जा रहे होते हैं कि जॉइंट की ये जॉइंट किस जगह पे है, किस एंगल पे है, टेंडन किस एंगल पे है, किस पोजीशन पे है, लिगामेंट किस एंगल किस पोजीशन पे है और मसल किस एंगल किस पोजीशन पे है। ये तमाम सेंसेशन हमारे पास जब जाते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डार्सल कॉलम के थ्रू सेरिबेलम और ब्रेन के पास, तो फिर वहाँ से मोटर इम्पल्सेस आते हैं जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो जब सेंसेशन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो सेंसेशन में मसला हो रहा है, इस वजह से इसको सेंसरी एटेक्सिया कह रहे हैं। तो ये सेंसरी एटेक्सिया होता है मोर देन एस्टिडोग्नोजिया। अब एस्टिडोग्नोजिया क्या था? जब बंदा आइज़ क्लोज कर ले, उसके बाद अगर किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को टच करे, तो टच करने से जो है उसे पता नहीं चलेगा कि इस चीज़ का शेप कैसा है, इसका फॉर्म कैसा है, इसका टेक्सचर क्या है, इसका साइज़ क्या है। तो क्यों ये मसला क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जो डार्सल कॉलम का फंक्शन क्या था? फाइन टच था, प्रोप्रियोसेप्शन था, पोजीशन सेंसेशन था, वाइब्रेशन सेंसेशन था, इन सब को कैरी कर रहा था। तो अब जब ये इसमें डैमेज है तो फिर जाहिर है फाइन टच वगैरह भी हमारे पास डिस्टर्ब होगा। तो फाइन टच जब डिस्टर्ब होगा तो बंदा जब आइज़ क्लोज करेगा, तो जब चीज़ को टच भी करेगा तो उसको सेंसेशन नहीं जा रही होंगी ब्रेन के पास, क्योंकि सेंसेशन, फाइन टच के सेंसेशन हमारे पास लॉस हो चुके हैं। तो उसकी वजह से फिर उसे साइज़ का, शेप का और ऑब्जेक्ट के टेक्सचर का पता नहीं चलेगा। उस कंडीशन को हम नाम दे रहे थे एस्टेटोग्नोसिया। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास क्या है? सेंसरी एटेक्सिया। सेंसरी एटेक्सिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जब डार्सल कॉलम में लीजन होगा। फिर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन भी मैंने अभी आपको बताया कि डार्सल कॉलम का फंक्शन है प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करना। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स सेंसेशन from the joints, tendon, ligaments and muscles about their position, location, angle and relaxation, tension etc. अच्छा, तो लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डार्सल कॉलम में जब लीजन होता है तो फिर होगा। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक है, अगर आपसे पूछे वहाँ पे लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन अगर हुआ है तो लीजन कहाँ पे? पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डार्सल कॉलम में। लेकिन अगर वो आपसे पूछें लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म, अगर प्रोप्रियोसेप्शन के मैकेनिज्म का पूछें तो फिर उसमें आंसर होगा लेटरल इनहिबिशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनको मिक्स नहीं करना। एक है प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस होना, वो है पोस्टीरियर वाइट कॉलम में लीजन। लेकिन अगर वो पूछें प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म लॉस हो जाए तो उसमें क्या है? लेटरल इनहिबिशन है। रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड डिप्रेशन कब होता है? जब फ्रंटल लोब में लीजन हो। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिबेलम लीजन। अब सेरिबेलम में अगर लीजन हो जाए तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें सिम्पटम या साइन कौन सा अपेयर होता है? सॉरी, वो है डिसडायाडोकोकाइनेजिया। डिसडायाडोकोकाइनेजिया मैंने आपको बताया था कि बंदा अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से दोनों हाथ इस तरह से करे जल्दी से, तो वो बंदा नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं, डिस का मतलब एबनॉर्मलिटी, डायाडोको मीन्स अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स में, अल्टरनेटिंग, काइनेजिया मीन्स मूवमेंट, काइनेजिया मूवमेंट हो गया, डायाडोको मीन्स अल्टरनेटिंग और डिस मीन्स एबनॉर्मलिटी, मतलब एबनॉर्मलिटी इन अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। तो अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स में हमारे पास जब एबनॉर्मलिटी होगा तो इसका हमें पता चलेगा कि सेरिबेलम में लीजन है। तो डिसआर्थरिया भी होता है सेरिबेलम में, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? डिसडायाडोकोकाइनेजिया। रेस्टिंग ट्रेमर अगर होंगे, लीजन कहाँ पे होगा? सब्सटेंशिया नाइग्रा, मिड ब्रेन का पार्ट था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से
सब्सटेंशिया नाइग्रा से क्या होते हैं, डोपामिनर्जिक फाइबर्स जा रहे थे सब्सटेंशिया नाइग्रा से किसके पास, बेसल गैंग्लिया के पास, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनम के पास जा रहे थे। तो ये जो फाइबर्स थे डोपामिनर्जिक फाइबर्स थे ना, तो ये हमारे पास क्या है, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज होगा तो ये वाले जो डोपामिनर्जिक फाइबर्स हैं ये डैमेज हो जाएंगे। जब ये डैमेज हो गए तो फिर क्या होगा, बंदे को जो डिजीज़ हो रही थी उसको हम कह रहे थे पार्किंसंस डिजीज़। और पार्किंसंस डिजीज़ में एक हमारे पास क्या था, एक साइन एंड सिम्टम उसका क्या था, रेस्टिंग ट्रेमर। तो रेस्टिंग ट्रेमर कब होते हैं, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज हो जाए या डोपामिनर्जिक पाथवेज डैमेज हो जाए तो हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा, ये आपने याद रखने हैं। फिर एक है इंटेंशनल ट्रेमर। ये मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है किसी चीज़ को जब पकड़ने की इंटेंशन करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसको ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे, रेस्ट पे नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी मैं नॉर्मल हूँ ना, मेरे हाथ में ट्रेमर्स हैं ना कुछ हैं, लेकिन जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेशेंट होता है किसका, सेरिबेलर लीजन जिसमें होगा वो पेशेंट फॉर एग्जांपल रेस्ट पे जब बैठा होता है तो उसका इस तरह से हमारे पास कोई ट्रेमर नहीं होता हैंड्स में। लेकिन वो जब भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, फॉर एग्जांपल अभी पेन को पकड़ने की जब वो पेशेंट कोशिश करेगा इस तरह, ठीक है, तो फिर उसके हाथ में क्या इस तरह से ट्रेमर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उसको नाम देते हैं इंटेंशनल ट्रेमर। या गिलास को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उस वक्त उसमें ट्रेमर्स, इंटेंशन नाम से जाहिर है कि इंटेंशन मतलब जब बंदा किसी चीज़ को पकड़ने की, कैच करने की, ग्रैस्प करने की इंटेंशन करेगा तो उस वक्त ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे, रेस्ट पे नहीं होंगे। तो वो फिर किस चीज़ की हमारे पास साइन है, सेरिबेलर लीजन की। फिर है हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जगुलर फोरामिन। अच्छा, जगुलर फोरामिन जो हमारे पास होता है वहाँ से इंटरनल जगुलर वेन हमारे पास आ रहा होता है। तो उस जगुलर फोरामिन से जब इंटरनल जगुलर वेन निकल रहा होता है तो उसके एंटीरियर पे क्या होता है, एक्सेसरी नर्व होता है। ये आपने याद रखना है। नियोस्ट्राइटम, ये मैंने आपको बताया था बेसल गैंग्लिया में, आपको अगर आपने नहीं सुना है तो बेसल गैंग्लिया वाले टॉपिक आप सुन लें, उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया था। एक नियोस्ट्राइटम, कार्पस स्ट्राइटम, लेंटिफॉर्म, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, ये सारे समझाए थे। चलें मैं फिर से यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक होता है क्या, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, CD क्वाड्रेट। अच्छा, यहाँ पर फिर नीचे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक ये हिस्सा है आउटर और ये इंटरनल। अब ये जो आउटर हिस्सा है ये वाला, इस आउटर हिस्से को हम नाम दे रहे थे क्या, प्यूटामिन। मतलब यहाँ तक, यहाँ से इस तरफ जो है ये प्यूटामिन, और ये क्या था, ये अंदर वाला ये सारा ग्लोबस प्लाइडस था। अब और इस पूरे को हम नाम दे रहे थे, ये पूरा क्या था, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस चीज़ की कम्बिनेशन है, प्यूटामिन प्लस ग्लोबस प्लाइडस। तो प्यूटामिन और ग्लोबस प्लाइडस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बनाते हैं। लेंटिफॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेंस शेप है इसका। अच्छा, फिर हमारे पास है, अब ये बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और बेसल गैंग्लिया मैंने आपको बताया था कि एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और क्वाड्रेट न्यूक्लियस हो गया और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को फिर कलेक्टिवली हम नाम दे रहे थे क्या, कार्पस स्ट्राइटम। तो क्या है, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में प्यूटामिन है और ग्लोबस प्लाइडस है, इन दोनों को कलेक्टिवली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कह रहे हैं। फिर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम दे रहे होते हैं कार्पस स्ट्राइटम। और फिर क्वाड्रेट न्यूक्लियस और प्यूटामिन को, इन दोनों को, ग्लोबस प्लाइडस को काउंट ना करो, सिर्फ इन दोनों को अगर हम काउंट करें तो फिर उसको नाम दे रहे होते हैं क्या, नियोस्ट्राइटम। अब नियोस्ट्राइटम, क्योंकि ये हमारे पास नियो मीन्स न्यू। आजकल जो स्ट्राइटम को कौन सा स्ट्राइटम होता है, आजकल हम स्ट्राइटम किसको कह रहे हैं, क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन को, ग्लोबस प्लाइडस को इसमें काउंट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि प्यूटामिन और क्वाड्रेट को हमने इस वजह से इकट्ठे रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों फंक्शनली और न्यूरो फंक्शनली सेम होते हैं, सेम टाइप के इनमें नर्व्स होते हैं, सेम टाइप के इनमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो इस वजह से इनको हमने क्या किया, एक साथ रखा हुआ है, ग्लोबस प्लाइडस को इसमें काउंट नहीं किया है। तो ये इन दोनों को, अगर प्यूटामिन और क्वाड्रेट को हम लोग सिर्फ काउंट करें तो वो नियोस्ट्राइटम है, लेकिन अगर साथ में ग्लोबस प्लाइडस को भी आप काउंट करते हैं, क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन प्लस ग्लोबस प्लाइडस, तो वो कार्पस स्ट्राइटम। तो कार्पस स्ट्राइटम अगर कोई पूछे तो क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन प्लस ग्लोबस प्लाइडस, या दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कह रहे थे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ना। तो आप क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हो कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पस स्ट्राइटम। और नियोस्ट्राइटम अगर कोई पूछे तो वो क्या है, क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन है, ठीक है।
और उसके बाद फिर हमारे पास और क्या रह गया, हाँ तो बस यही चीज़ है। अच्छा, ये ग्लोबस प्लाइडस को भी फिर मज़ीद हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ग्लोबस प्लाइडस ये वाला थोड़ा लेटरली प्रेजेंट है तो एक्सटर्नम इसको कहते हैं, और ये मीडियली जो है इसको कहते हैं ग्लोबस प्लाइडस इंटरनम। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इसके नेम थे, ये आपने याद रखने होते हैं। तो नियोस्ट्राटम क्या है, क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन है। कार्पस स्ट्रैटम क्या है, क्वाड्रेट प्लस लेंटिफार्म है। लेंटिफार्म खुद क्या था, प्यूटामिन प्लस ग्लोबस प्लाइडस था। ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की लोकेशन कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, टेम्पोरल लोब में। जो टेम्पोरल लोब है उसका पोस्टीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट और अंकस, इन दोनों में हमारे पास प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, जिसका फंक्शन होता है स्मेल को परसीव करना। अच्छा, ओल्फैक्टरी एरिया लोकेशन, अब एक ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है, एक ओल्फैक्टरी एरिया लोकेशन है, तो ये कहाँ पे होता है, एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। फास्टेस्ट फाइबर्स, मतलब फास्टेस्ट फाइबर्स का यहाँ पर क्या मतलब है, वो फाइबर्स जो कि इम्पल्सेस को, सेंसेशन को फास्टेस्ट कैरी करते हैं, तो वो हैं ए अल्फ़ा। सबसे पहले आप ये याद रखें कि फास्टेस्ट हमने फाइबर्स को तीन में डिवाइड किया हुआ है, एक ए फाइबर्स हैं, एक बीटा फाइबर्स हैं, एक सी फाइबर्स हैं। और ए फाइबर्स को मज़ीद हमने डिवाइड किया हुआ है ए अल्फ़ा, ए बीटा, बी फाइबर नहीं होते, एक ए फाइबर्स हैं, एक सी फाइबर्स हैं। जो ए फाइबर्स हैं उनको मज़ीद हमने ए अल्फ़ा में डिवाइड किया हुआ है, ए अल्फ़ा हो गया, ए बीटा हो गया, ए बीटा और ए डेल्टा, तीन में डिवाइड किया हुआ है। तो ए अल्फ़ा, इसमें भी ए अल्फ़ा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, दूसरे नंबर पे ए बीटा है, तीसरे नंबर पे ए डेल्टा है। अब ये तीनों फाइबर्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। ए अल्फ़ा सबसे ज़्यादा हाईली माइलिनेटेड, और ए बीटा मॉडरेटली, और ए डेल्टा जो है वो पोरली माइलिनेटेड होता है, और जो सी फाइबर्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इस वजह से यहाँ पर सेंसेशन सबसे स्लो होते हैं, सी फाइबर्स हैं। सी से आप याद रखें स्लो, क्योंकि नॉन माइलिनेटेड है। माइलिन शीट का काम क्या था, सेंसेशन को फास्टेस्ट कैरी करना। तो फास्टेस्ट फाइबर्स ए अल्फ़ा हैं। फास्ट पेन फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास ए डेल्टा है, मतलब ये हैं तो माइलिनेटेड लेकिन पोरली माइलिनेटेड। ए अल्फ़ा और ए बीटा के मुकाबले में कम माइलिनेटेड है और स्लो हैं उनके मुकाबले में, लेकिन सी फाइबर्स के मुकाबले में ये फास्ट है, क्योंकि सी फाइबर नॉन माइलिनेटेड है। अब स्लो पेन फाइबर्स जो हैं वो सी फाइबर्स है। मैंने कहा सी फाइबर्स क्या हैं, वो है क्या नाम है, स्लो पेन के लिए है, और क्योंकि ये स्लो सेंसेशन को कैरी करता है। फिर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं, बीटा फाइबर्स होते हैं, ट्रू ऑटोनोमिक। अब प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स बीटा फाइबर्स होते हैं। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स मैं आपको बता दूं, ट्रू ऑटोनोमिक भी हमने लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हमने डिवाइड किया हुआ था सीएनएस में, और दूसरा क्या था, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड था, वो आपको पता है, और पीएनएस में मैंने बताया था क्रेनियल नर्व्स हैं प्लस स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। ये इसमें नर्व्स के टाइप्स थे, और इसकी जो डिवीज़न थी पीएनएस के, वो दो डिवीज़न थे। एक को हम कह रहे थे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम क्या नाम दे रहे थे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एस से सोमेटिक, एस से स्केलेटल मसल, मतलब ये स्केलेटल मसल को इनर्वेट कर रहा था, स्केलेटल मसल्स को। इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था, इसमें एक अपर मोटर न्यूरॉन जो कि सीएनएस से आ रहा था, मतलब ब्रेन या ब्रेन स्टेम से, वो स्पाइनल कार्ड में आता था। ये स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड से फिर क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली किसके पास जा रहा था, स्केलेटल मसल के पास। तो उसके जो पाथवे था सोमेटिक नर्वस सिस्टम का, उसमें अपर मोटर न्यूरॉन था जो स्पाइनल कार्ड तक आ रहा था, और स्पाइनल कार्ड से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन जा रहा था स्केलेटल मसल के पास। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें फिर अपोजिट है, उसमें और तरह है। उसमें वही है, अपर मोटर न्यूरॉन तो आता है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बना रहा हूँ, ये आ गया, ये अपर मोटर न्यूरॉन आ गया कहाँ पर, स्पाइनल कार्ड में, ये स्पाइनल कार्ड है। अब यहाँ स्पाइनल कार्ड से हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन, उसका उस लोअर मोटर न्यूरॉन को हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं बल्कि क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियनिक, क्योंकि यहाँ पर आगे प्रेजेंट होता है गैंग्लिया, तो ये प्री गैंग्लियनिक हो गया। फिर इस गैंग्लिया में सारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं। इस गैंग्लिया से जो फाइबर्स एग्जाम निकल रहे होंगे उनको हम नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स। अब ये वाले ग्लैंड्स या स्मूथ मसल वगैरह के पास पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स पहुँचेंगे। तो हमारे पास क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन था, फिर डायरेक्ट लोअर मोटर न्यूरॉन था, दरमियान में कोई गैंग्लिया नहीं था। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें अपर मोटर न्यूरॉन होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें हमेशा याद रखें एक प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है, फिर उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है, और प्री गैंग्लियनिक से पहले हमारे पास क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन होता है।
तो ये आपने याद रखना है। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो बीटा फाइबर्स होते हैं, और वो होते क्या हैं, ट्रू ऑटोनोमिक, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना। प्री गैंग्लियनिक अभी मैंने आपको समझाया, ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, और इन दोनों में पहले क्या होता है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है गैंग्लियन के पास, और गैंग्लियन से फिर क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है जो कि टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। अब पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर्स होते हैं वो फिर क्या होते हैं, सी फाइबर्स, मतलब स्लो फाइबर्स होते हैं। फिर पेन फ्रॉम फिंगर टिप, अब फिंगर टिप से जो पेन को कैरी करते हैं वो ए डेल्टा, फास्ट फाइबर्स है ना, फास्ट पेन को। लेकिन फिंगर टिप से प्रोप्रियोसेप्शन का अगर पूछें तो वो कौन से फाइबर्स हैं, ए बीटा। ये सारे आपने रटने, याद रखने, क्योंकि इनके एमसीक्यू जा सकते हैं। तो फिंगर टिप से जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो ए बीटा फाइबर्स कैरी कर रहे हैं, और जो पेन है वो ए डेल्टा हैं। दोनों फास्ट फाइबर्स, ए बीटा और ए डेल्टा दोनों। ए बीटा ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ए डेल्टा। सबसे स्लो फिर हमारे पास सी फाइबर है। अब है टाइप ए, बी एंड सी, तीन तरह के फाइबर्स होते हैं ना। ए फाइबर्स हैं, बी फाइबर्स हैं, और सी फाइबर्स हैं। सी सबसे स्लो हैं, फिर मॉडरेटली हैं, फिर ये सबसे फास्टेस्ट हैं। फिर इसमें मैंने मज़ीद आपको बताया था, ए अल्फ़ा था, ए बीटा था और ए डेल्टा था। तो इसमें भी सबसे फास्टेस्ट ए डेल्टा था, दूसरे नंबर पे ए बीटा था, लास्ट में ए डेल्टा। ये पूरली मैरिनेटेड, मॉडरेटली, और ये हमारे पास हैविली मैरिनेटेड। और ये फिर हमारे पास बी फाइबर भी मैरिनेटेड होते हैं, लेकिन ए डेल्टा के मुकाबले में और कम, और सी नॉन मैरिनेटेड। तो टाइप ए फाइबर्स जो होते हैं वो मोर अफेक्ट होते हैं दैन बी फाइबर्स दैन सी फाइबर्स बाय प्रेशर। हाँ, अगर प्रेशर रहे फाइबर्स के ऊपर बहुत अरसे तक तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले डैमेज किसको पहुंचेगा, टाइप ए को, उसके बाद टाइप बी को और सी को। और अगर हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया बहुत अरसे तक हो, तो सबसे पहले कौन से फाइबर्स डैमेज होते हैं, टाइप बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। और इनस्थीजिया में सबसे पहले कौन से सेंसेशन लॉस होते हैं, सी फाइबर्स वाले, मतलब स्लो पेन वगैरह वाले, उसके बाद बी फाइबर्स, उसके बाद ए फाइबर्स। ये आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इचिंग हमारे पास जो होती है उसको कौन कैरी कर रहा होता है, स्लो सी फाइबर्स। इचिंग का जो ट्रैक होता है वो कौन सा ट्रैक होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि हमारे पास क्रू टच को भी कैरी कर रहा था। तो इचिंग ट्रैक को भी वही कैरी करेगा। और कौन से फाइबर्स कैरी कर रहे हैं, स्लो सी फाइबर्स। उसके बाद स्लीप सेंटर है वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का काम मैंने आपको बताया था, एटीएच रिलीज़ करवाना, और इसमें अगर लीजन होगा तो हमारे पास एटीएच रिलीज़ नहीं होगा, तो डिजीज़ कंडीशन हो रही थी डायबिटीज़, क्रेनियल डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो रहा था, और स्लीप भी डिस्टर्ब होगा, बंदे को इंसोमनिया हो सकता है। सर्काडियन रिदम जो होता है, सी से सर्काडियन, सी से हमारे पास मैंने बताया था क्याज़मेटिक। तो सुप्रा क्याज़मेटिक न्यूक्लियस जो था हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस वाले टॉपिक पे आप देख लेना, मैंने ये सारे न्यूक्लियस आपको पढ़ाए हैं। तो उसका फंक्शन है सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करना। कोरिया जर्की, इसमें जर्की और क्विक मूवमेंट्स होते हैं, और एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं लिम्स के। तो इसमें हमारे पास लीजन कहाँ पे था, कार्डियक न्यूक्लियस में, जैसे विल्सन डिजीज़ में होता है, हंटिंगटन डिजीज़ में होता है। एथिटोसिस में फिर क्या था, स्लो रिथिंक और रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, और लीजन कहाँ पे था, ग्लोबस ब्लाइडस में। हेमीबैलेस्मस क्या था, सब थैलेमिक न्यूक्लियस में जब लीजन होता है तो हेमीबैलेस्मस। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसल गैंग्लिया में समझाए थे, वो टॉपिक आप देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। फ्यूजिफॉर्म गैरस जो होता है वो कहाँ पे होता है, गैरस टेम्पोरल लोब में, और उसका फंक्शन होता है फेस को रिकग्नाइज करना। तो अनएबल टू रिकग्नाइज फेस, अगर एक बंदा है वो फेसेस को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन को नाम देते हैं प्रोस्पोगोनोजिया। तो उस कंडीशन प्रोस्पोगोनोजिया में जो होता है लीजन कहाँ पे होता है, टेम्पोरल लोब के फ्यूजिफॉर्म गैरस में होता है। तो एफ से फ्यूजिफॉर्म, एफ से फेस। तो ये आप याद रखना कि फ्यूजिफॉर्म गैरस का फंक्शन क्या होता है, फेस रिकग्निशन। तो इसमें अगर लीजन होगा तो फेस रिकग्नाइज नहीं होगा, तो फेस जब रिकग्नाइज नहीं होगा उस कंडीशन को नाम देते हैं प्रोस्पोगोनोजिया, और ये गैरस होता कहाँ पे, टेम्पोरल लोब में। एमेग्डेला एंड सिंगुलेट गायरस, ये दोनों लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और लिम्बिक सिस्टम का आपको पता है उसका फंक्शन होता है इमोशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। फिर है सेक्सुअल सेंटर, वो न्यूक्लियस एकम्बन होता है, ये भी आपने याद रखना है। और जो हाइपोकैम्पस होता है उसका फंक्शन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी प्लस रिकलेक्शन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी।
शॉर्ट टर्म मेमोरी करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनको कलेक्ट करता है, उन शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको पता है वो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के नतीजे में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे बनती है? साइनेप्सिस बनते हैं, साइनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें न्यू प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से बनती है। स्ट्रक्चर क्लोज टू क्रस सेरेब्राई जो होता है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। अब ये जो हमारे पास हम लोग मिड ब्रेन बनाते थे इस तरह से, अब ये मिड ब्रेन है। अब नीचे हमारे पास क्या था, ये मिड ब्रेन फॉर एग्जांपल हो गया, इसके नीचे पोंस था। अब ये जो मिड ब्रेन था ये मैंने लेटरल व्यू बनाया ना, ये एक सेरिब्रल पोडंकल है इसका, ये दूसरा सेरिब्रल पोडंकल है। तो मिड ब्रेन की इस तरह के जो दो पार्ट थे उनको हम सेरिब्रल पोडंकल कह रहे थे, और उनका जो ये एंटीरियर वाला पोर्शन है सेरिब्रल पोडंकल का, उसका हम नाम दे रहे थे क्रस सेरिब्राई। तो क्रस सेरिब्राई स्ट्रक्चर होता है और क्लोज टू होता है। यहाँ पर फिर इसके पास क्या प्रेजेंट था, सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो उसके क्लोज होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गया, कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।